नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने पिछले 9 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की है। इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में विभाग की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य में नए पर्यटन स्थलों का विकास किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला और स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। मंत्री ने भविष्य में और परियोजनाओं के तहत पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को और मजबूती देने का भरोसा भी दिलाया। मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की सरकार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। तो ठीक 4 साल आज ही के दिन पूरे हो रहे हैं और समय भी लगभग यही है, घंटे आधे घंटे का फर्क होगा। इसी समय सरकार की शपथ हुई थी और माहौल भी वही मान लें। उसी माहौल में पारिवारिक वातावरण में बिना किसी अधिकारी के मैं आपके बीच में परिवारी जन की तरह हाजिर हूँ। इन 4 सालों में और खासकर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में, इससे पहले प्रथम कार्यकाल 17 से 22 का रहा, कुल मिलाकर 9 साल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सरकार के पूर्ण हुए हैं और हम लोगों का पर्यटन और संस्कृति के मंत्री के रूप में ये 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। पहले उन 9 सालों में खास रूप से जनरल उत्तर प्रदेश के परफेक्शन की बात करें तो हमने सबने देखा है कि 9 साल पहले की उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, उससे कोई भी आम जन ऐसा नहीं था जो प्रभावित न रहा हो। जंगल राज की भूमिका, आए दिन दंगों की भूमिका, कहीं न कहीं किसी शहर में कर्फ्यू लगने की पृष्ठभूमि, अपराधियों का बोलबाला, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज, महिलाओं पर जुल्म जाती अत्याचार, 2-2, 3-3 महीने तक सरकारी मुलाजिमों यानी कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह के लिए सरकार के खजाने में पैसे की किराचत हो जाती थी। 10 दिन 15 दिन वेतन भुगताने के लाले पड़ते थे। आज वही स्टेट सरप्लस रेवेन्यू स्टेट उत्तर प्रदेश आपके बीच में है। अगर और अन्य थोड़ी सी और दूसरी ओर नजर डालें तो एक और प्रदेश में आज कानून और व्यवस्था 9 सालों में बेहतर नहीं हुई, बेहतरीन हुई है। और जब कानून और व्यवस्था ठीक होती है, प्रदेश का वातावरण अच्छा होता है, तो उसी का परिणाम है कि जिस उत्तर प्रदेश में लोग अपने उद्योग धंधे बाइंड अप करके बाहर पलायन कर रहे थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश के 9 सालों में वो उद्योग धंधे तो स्थापित हैं ही हैं, सुचारू रूप से चल ही रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी ओर ये जो भी, चाहे हमारा पर्यटन ही हो, जो भी विषय होते हैं उसकी पहली प्राथमिकता होती है उस राज्य में, उस देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां, जिसमें हम लोग आप भी देख रहे हैं कि 9 सालों में डिक्टेंशन पास हुए हैं। दूसरा विषय आता है कनेक्टिविटी का। पर्यटन या अन्य भी जो प्रदेश की जो दिशा है या प्रदेश के बारे में जो परफेक्शन है वो होता है उस प्रदेश के कनेक्टिविटी किस तरह की है। रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इस तरह की कनेक्टिविटियों के मामले में भी आप सब महसूस करते होंगे कि बदला हुआ उत्तर प्रदेश आपको नजर आ रहा है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में सारी रात चलते थे, दिन भर चलते थे, तब लखनऊ आ पाते थे। वही आप 5-6 घंटे में आप लखनऊ से दिल्ली का बीच का बाई रोड आ सकते हैं। फ्लाइट्स की बात करें और एक नई उपलब्धि बहुत जल्दी एयर कनेक्टिविटी के मामले में जेवर एयरपोर्ट 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उद्घाटन हो करके वो भी आपको समर्पित होने का काम करेगा। तीसरा विषय होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। उस पर यदि हम अपने विभाग की बात करें तो आज हम सौभाग्यशाली हैं और आप सबको बधाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक भी विधानसभा नहीं बचा जहां लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, आस्था जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है। वहां का कोई न कोई 1, 2, 3, 5 से लेके एक कम से कम 1 और 4-5 डेस्टिनेशन को पर्यटन सुविधाओं से पूरी तरह विकसित करने का काम इन सालों में हुआ है और एक अच्छा वातावरण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बना है। और आज जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं
उस लक्ष्य को हासिल करने का ये प्रामाणिक तथ्य ये है कि जब कोई भी एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी रोजगार के अवसर देता है। जहाँ से चलेगा किससे ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कुली करेगा, रिक्शा भाड़ा करेगा, गाड़ी करेगा, जहाँ जिस होटल में रुकेगा, जहाँ भोजन करेगा, जिस मंदिर में जाएगा वहाँ के पुजारी, फूल बेचने वाला, मतलब एक पर्यटक कम से कम 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार देता है। कोलकाता में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। कृष्णकांत उपाध्याय ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और पश्चिम बंगाल प्रभारी सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव में विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक चर्चा की गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू पर गर्व व्यक्त किया है। सारा नेतन्याहू ने प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के निमंत्रण पर वॉशिंगटन में आयोजित विश्व की महिला नेताओं की बैठक में इजराइल का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बच्चों की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। एक बाल मनोवैज्ञानिक, मां और जागरूक नागरिक के रूप में उन्होंने संवेदनशीलता और समझदारी के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने संबोधन को कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सराहा और इसे काफी प्रभावशाली बताया। गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने नवनिर्मित 2 पुलिस पीक बूथ का उद्घाटन किया। ये बूथ थाना बिसरख क्षेत्र अंतर्गत गौर सिटी 2 नियर महागुन माईवुड्स सोसाइटी और राइज चौक क्षेत्र में स्थित अब कमिश्नरेट में कुल 29 पिंक बूथ संचालित हो गए हैं। इन बूथों पर महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी ताकि महिलाएं निसंकोच अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अध्ययन सामग्री भी वितरित की गई। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला पुलिसकर्मी सभी थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं को आत्म सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और महिला हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दे रही हैं। कार्यक्रम में अपर पुलिस आयुक्त, डीसीपी सेंट्रल, एसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खबर बहराइच से है, जहां बड़े कार्यक्रम के तहत 118 हितग्राहिकों को 21.55 करोड़ से अधिक की राशि अंतरण की गई। इसके अलावा 136 परियोजनाओं को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टे वितरित किए गए। इस अवसर पर अधिकारियों ने लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ और उनके अधिकारों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस कार्यक्रम में समारोह में जिनका मार्गदर्शन आप सबको अभी प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री और प्रभारी मंत्री बहराइच श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री पदम सेन चौधरी जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्रीमती सरोज सोनकर जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी,
श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री रामनिवास वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी, पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी, जिलाध्यक्ष अपना दल है श्री गिरीश पटेल जी, जिलाध्यक्ष सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी श्री महामनि राजभर जी, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी मनोज निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुखगण, चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा और संवेदना के एक नए सेतु का निर्माण करने के लिए आपके बहराइच जनपद में आए हैं। बहनों और भाइयों, बहराइच जनपद की जब बात आती है तो बहराइच जनपद महर्षि बालार्क की पावन साधना स्थली, महाराज सुहेल देव के शौर्य और पराक्रम की धरा है। मैं इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज से 1000 वर्ष पहले जिस धरती पर महाराज सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के तेज से विधर्मियों और विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, भारत के अंदर सनातन की ध्वजा पताका को जीवंत बनाए रखने के लिए अप्रतिम शौर्य और तेज का परिचय दिया था। आज 1000 वर्ष के बाद भी उनका वह शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आज हम सब यहां पर इस बहराइच जनपद में उन 500 लोगों के पुनर्वास के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को पिछली सरकारों ने भुला दिया था, पिछली सरकारों ने कभी पूछा नहीं था, पिछली सरकारों की संवेदना उनके लिए कभी नहीं जागी थी। आज उन 500 परिवारों को एक नए जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए ये मंच, मेरे साथ में यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री और मैं स्वयं बहराइच के इस मिहिरपुरवा में उपस्थित होकर के भरतापुर गांव के लोगों को यहां पर पुनर्वास करने के लिए उनकी धनराशि और आगे की कार्य योजना को यहां पे स्वीकृत करने और उन्हें प्रदान करने के लिए आए हैं। नवरात्रि के इस अवसर पर मैं इन सभी भरतापुर के 500 नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जो कार्य हो रहा है ये सचमुच उस सेवा और संवेदना के डबल इंजन सरकार की उस नए सेतु का प्रमाण है, जो दिखाता है कि हमारे लिए सेवा और संवेदना जाति, पंथ और संप्रदाय
से मुक्त होकर के 25 करोड़ लोगों के लिए एक साथ सामूहिक रूप से वो दिखती है। और आज यहां पर इस भरतापुर के नागरिकों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, याद करिए नवंबर 25 में जब भरतापुर गांव से जुड़ी हुई एक नाव जो बाजार से सामान खरीद करके जा रही थी, सरयू जी की धारा में विलीन हो गई। 9 लोगों की मौत हो गई। उस समय जब मैंने प्रशासन से बातचीत की तो पता लगा कि जहां पे एक दुर्घटना हुई है वहां पे क्रोकोडाइल और मकर की तमाम खतरनाक जातियां रहती हैं। यानी गांव से सटे हुए क्षेत्र में क्रोकोडाइलों, मगरमच्छों हो, तो मैं अंदर अंदर कांपा कि भाई आखिर कैसे लोग रहते हैं जंगल के बीच में। उनकी पीड़ा को महसूस किया। मैंने प्रभारी मंत्री को भेजा, जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया, ये लोग गए, प्रशासन पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचा, राहत कार्यों को आगे बढ़ाया गया, दर्जन भर लोगों को बचाया गया, लेकिन 9 ऐसे सदस्य थे उन परिवारों के जिनको बचाया नहीं जा सका। मैं स्वयं यहां आया था और जब मैंने गांव की स्थिति को देखा तो वास्तव में देख करके ये लगा कि वास्तव में इन लोगों की गलती क्या थी जो आज तक न इनके लिए सड़क बनी है, न बिजली गई थी, न आवास की सुविधा थी, एक भी पक्का मकान नहीं, एक के घर में भी शौचालय नहीं, एक के पास भी बिजली नहीं। उन बच्चों की गलती क्या, जिन लोगों ने अपने बचपन में भी न सड़क देखी है, न बिजली देखी है, न पानी पीने के लिए भी नदी की धारा से पानी लेना है, यही उनका सहारा थे। जंगल के बीच में एक ओर हाथी और बाघ का खतरा, तेंदुआ का खतरा, और नदी की ओर से मगरमच्छ का खतरा, जंगल के अंदर से अजगर और विषैले सांपों का खतरा। उसके बीच में रह रहे थे 500 लोग। आज इन 500 लोगों को हम लोगों ने वहां से लेकर के अब भरतापुर ग्राम पंचायत से इन्हें तहसील मिहीपुरवा में मोतीपुर के इस आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित करके और इनके पुनर्वास की व्यवस्था का कार्य आज यहां पे संपन्न हो रहा है और उसके लिए आयोजन हो रहा है। बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि में जब हम जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, तब मैं जब देख रहा था ये माताएं मंच पे आकर के अपने राहत सामग्री के चेक ले रही थी और कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे प्रदान कर रहे थे, वास्तव में लग रहा था ये है जनता की सरकार, ये होती है जनता की सरकार। कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने जाति जाति के बीच में बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, उन लोगों से कि जो ये 500 परिवार है ना, इन 500 परिवारों में
दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इन 500 परिवारों में, इन 500 लोगों में यादव भी है, मौर्य, कुशवाहा भी हैं, थारू जनजाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन हमने उसको जाति के आधार पर जातीय चश्मे से नहीं देखा है। हमारे लिए परिवार का हिस्सा है और उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके। उसके परिवार को अधिकार मिलना चाहिए कि वह भी अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को बुन सके और उज्जवल भविष्य के उन सपनों के माध्यम से विकास की उड़ान का हिस्सा बन सके। और उसी संवेदना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज हम सब इस क्षेत्र में आकर के इन 500 लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल के एजेंसी मोसाद ने ये बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल की एजेंसी मोसाद की तरफ से ये बयान सामने आया। ईरान में पूरे ईरान पर बमबारी नहीं की जाएगी, मोसाद की तरफ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, ईरान में आम लोगों पर हमला नहीं करेंगे, मोसाद की तरफ से ये बयान दिया गया है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, इसके बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है इजराइल की एजेंसी मोसाद का ये बड़ा बयान। ईरान में आम लोगों पर हमला नहीं करेंगे, पूरे ईरान पर बमबारी नहीं की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।